बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक लफ्ज़ है पंजाबी का और ये बड़ी मज़ेदार वीलॉग होने जा रहा है क्योंकि इसमें हक़ाइक़ बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़ी मज़े की एक दो चीज़ें आपको शुरू में बताऊँगा और फिर आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह दुनिया में डुअल स्टैंडर्ड है और उसका सबूत सामने आ गया और दुनिया उस पर फट पड़ी है। वो सारा कुछ आपको बताऊँगा। पंजाबी का लफ्ज़ है बाउंतर जाना। बाउंतर जाना, मैंने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना था जब अंकल सरगम हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो उनका एक पुतली तमाशा चलता था, उसमें एक रोला नाम का एक करैक्टर था। उसने ये जुमला बोला था, इस महंगाई के हाथों हम तो बाउंतर गए हैं जानी। तो मैंने तब अपने किसी दोस्त से पूछा, ये बाउंतर जाना क्या होता है? तो ये बौखला जाने की अगली फॉर्म है। यानी वो ऐसी बौखलाहट का शिकार हो गया, ऐसी झुंझलाहट का शिकार हो गया कि उसको पे दर पे ऐसी मुसीबतें पड़ रही हैं या उसकी हरकतों की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है या हालात की वजह से कि वो बाउंटर गया है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना और क्या नहीं करना, और फिर वो गलतियों पे गलतियां करता चला जाएगा। यानी जब उसके बाद जब मैं बॉक्सिंग खेलता था तो बॉक्सिंग खेलते हुए बाहर से अक्सर वो कोच है, वो बाउंटर गया, मारी जा, अटैक अटैक, वो ये कहता था और अटैक कर, वो बाउंटर गया। उसको दूसरे बॉक्सर को कोई समझ नहीं आ रही, लिहाजा आप सुन लेके चढ़ जाए आप उसके ऊपर, उसको अब मौका ना दें आप। इसको किलिंग इंस्टिंक्ट भी कहते हैं कि जब आप किसी के साथ लड़ें और वो आपके काबू आ जाए, तो फिर क्रिकेट में हर गेम के अंदर ये होती है और ये जानवरों में बहुत ज़्यादा होती है। इंसान इसको बड़ा अडॉप्ट करते हैं कि जहाँ वो जीत के करीब पहुँचते हैं वहाँ पे जो लोग लूज़ कर देते हैं वो बाद हार जाते हैं। तो किलिंग इंस्टिंक्ट ये है कि जीत के करीब पहुँच के अपनी ग्रिप को और मजबूत करते हैं और अपना शिकार या टारगेट मुकम्मल करते हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाउंटर जाने का लफ्ज़ जो है वो इस वक्त इंडिया के ऊपर बड़ा सादिक आ रहा है। मोदी के फ्लॉप दौरा अमेरिका को छुपाने के लिए इंडियन सोशल मीडिया में नाकाम कोशिशें हो गई हैं। इस पूरे एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है या एक ऑर्गेनाइज्ड टीम है वो नरेंद्र मोदी के पास है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत कम तनख्वाह में लोग काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो बेशुमार लोग उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम में रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानी चाइना इतना बड़ा मुल्क है, रशिया है, पाकिस्तान और मुल्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा तगड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मोदी का है। मोदी के सोशल मीडिया ने क्या किया, ये एक ज़रा आप अखबार की फ़ोटो देखें। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम जो है ये अमेरिका का एक बड़ा मकबूल अखबार है और ऑनलाइन इसका पेज जो है वो दस्तयाब होता है। इसके फ्रंट पेज के ऊपर एक क्या खबर छपी है, इस खबर को ज़रा आप देखें। आपको बतौर पाकिस्तानी तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि न्यूयॉर्क टाइम ने क्या ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है। लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, कि इस ज़मीन की आखिरी और बेहतरीन उम्मीद। नीचे नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और उसमें वो कुछ अपने ख्यालात कलमबंद कर रहे हैं एक किताब में। नरेंद्र मोदी, लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, इस ज़मीन की, रूए ज़मीन की आखिरी और बेहतरीन उम्मीद। वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला, सबसे ज़्यादा जिसको मोहब्बत की जाती है वो, एंड मोस्ट पावरफुल लीडर, और सबसे ताकतवर लीडर, इज़ हेयर टू ब्लेस अस, यहाँ हमारे ऊपर रहमत बन के आया है। क्या बात है। ये है महर्षि, ये है नरेंद्र मोदी और इसके बारे में ये लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। और इसको फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया ने उठाया नरेंद्र मोदी के, और बेशुमार लोगों ने इसको पब्लिक किया, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर इसको चलाया गया। पूरे भारत में प्रोपेगेंडा हुआ कि नरेंद्र मोदी से बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ, और इंडियन सोशल मीडिया पे ये वायरल कर दिया गया। और ये दुनिया की आखिरी उम्मीद है, दुनिया का सबसे महबूब और ताकतवर लीडर हमें बरकत देने के लिए अमेरिका में मौजूद है। यहां तक हुआ कि जो ओहदेदार हैं बीजेपी के, उन्होंने भी इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया, इसको सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दिया, उनके जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत में क्या था, फोटोशॉप, दो नंबरी, वही फ्रॉड जो भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा, वो फ्रॉड उसने नरेंद्र मोदी को मकबूल करने के लिए किया। लेकिन यहां तो पोल खुल जाते हैं। हमने इसको निकाला और निकाल के पता चला कि 26 सितंबर को इस अखबार ने मोदी की कोई कहानी शाया ही नहीं की। तो फ्रंट पेज तो बहुत दूर की बात है, ना कोई कहानी शाया हुई 26 तारीख को मोदी की, ना किसी जगह पे उसका जिक्र भी आया।
न्यूयॉर्क टाइम में, और वो फ्रंट पेज के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये छप गया है। ये ख्याली अखबार है जिसको नरेंद्र मोदी के चाहने वालों ने छापा है। अब इस तरह की हरकतें उनको क्यों करनी पड़ रही हैं? वजह यह है कि किसान हर जगह एहतजाज कर रहे हैं। जहां मोदी जाता है लोग आगे खड़े होते हैं। हर बंदा उसको फाशिस्ट कह रहा है, उसको जालिम और जाबर कह रहा है, और उसके ऊपर तनकीद हो रही है। किस लेवल की तनकीद हो रही है? यानी अमेरिकी सदर ने उसको गांधी की याद दिलाई कि यार गांधी भी तो था ना यार आपका लीडर। अदम तशद्दुद का फलसफा, क्या बात है। आप हमेशा लड़ने की बात करते हैं, जाओ अफगानिस्तान पे हमला करो, जाओ चाइना पे हमला करो, जाओ तिब्बत को छीन लो, कश्मीरियों को मारो, शहरियत के कानून नाफिज करो। ये क्या चल रहा है? तो इसलिए उसने इसको शीशा दिखाया, जो बाइडन ने। और उसके बाद कमला हारिस, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उन्होंने भी इनको इंसानी हकूक के ऊपर तनबीह की है। हालांकि अल्फाज उन्होंने बड़े मोहताज चुने, लेकिन उन्होंने भारत को वो कहा जो भारत को सुनना नहीं है, भारत को वो कहा जो भारत सुन नहीं रहा। और इंसानी हकूक का मामला भारत के गले पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। ये आप मेरी बात लिख कर रख लें। वो ज्यादा देर तक इससे बच नहीं सकता, वो ज्यादा देर तक दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। भारत को इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आने वाले वक्त में। बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको देने वाला हूं। अमेरिका नहीं, तालिबान और दाइश के जंगी जराइम की तहकीकात करूंगा। ये किसने कहा? यानी चाइना कह रहा है, रशिया कह रहा है, बाकी मुल्क कह रहे हैं, तालिबान कह रहे हैं, सब ये मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका ने और नेटो ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी मुल्कों ने, बरतानिया ने जो जुल्म किया अफगानिस्तान में आम शहरियों के ऊपर, और जो जंगी जराइम किए, जिस तरह से लोगों को कैद किया गया, जो गैर इंसानी सलूक किया गया, जिस तरह लोगों को हंट किया गया, यानी शिकार खेला गया लोगों का, उनकी उंगलियां काट के उनको ट्रॉफीज के तौर पे अपने पास रखा गया, जो गैर इंसानी सलूक लोगों के साथ किया गया। आज हम शिकार पे जा रहे हैं, कौन मारेगा ज्यादा बंदे, जाके बंदे मारे, उनकी वीडियोस बनाई। जिन लोगों ने यह जुल्म किया, जिन्होंने ड्रोन्स के ऊपर वीडियो गेम की तरह बंदे मारे और मासूमों को, निहत्थे लोगों को कत्ल किया, उनके ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा नहीं चलाऊंगा, उन पर तहकीकात नहीं करूंगा। हां, तालिबान और दाइश के ऊपर तहकीकात करूंगा। करें, तालिबान पे भी करें, दाइश पे भी करें, लेकिन अमेरिका और बाकी मुल्कों पे क्यों नहीं करेंगे आप? ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है चीफ प्रोसिक्यूटर आलमी अदालत। ऐसी अदालत जहां इंसाफ ना हो, जहां यह देखना पड़े कि इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना, ऐसी अदालत जो फैसला इस बुनियाद पे करे कि उनका जुर्म पकड़ना है, इनका नहीं पकड़ना। ऐसी अदालत, इसको सजा देनी और इसको नहीं देनी, हालांकि जराइम चाहे मिलते जुलते हों, चाहे वो ज्यादा बड़ा मुजरिम हो, ऐसी अदालत को आप अदालत कहेंगे? कभी भी नहीं। खबर आपके सामने रखता हूं। बैनुल अक़वामी फौजी अदालत ICC का कहना है कि अफगानिस्तान में जंगी जराइम के हवाले से तहकीकात में अमेरिका के बजाय सिर्फ तालिबान और दाइश पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, क्योंकि वसाइल की कमी है। यानी इधर तालिबान और दाइश के खिलाफ तो वसाइल है, अमेरिका के खिलाफ वसाइल की कमी है। एक्चुअली जो तफ्तीश करने वाले लोग हैं वो आपने अमेरिकन रखे हुए हैं, या उनके ज़ेरे साया रहने वाले लोग आपने रखे हुए हैं। वो कैसे तफ्तीश करेंगे और आपको बताएंगे कि जनाब अमेरिका ने जंगी जराइम किए हैं? वो तो कभी नहीं बताएंगे। और क्योंकि फंडिंग ज़्यादातर अमेरिका और मगरबी ममालिक करते हैं, लिहाजा उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी इस अदालत की, अगर उन्होंने अमेरिका के जुर्म निकाल के सामने रख दिए तो। क्योंकि वसाइल की कमी है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस फैसले की शदीद नुक्ताचीनी की है। ICC के नए चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान पीर के रोज़ कहा कि वो अफगानिस्तान में जंगी जराइम की तहकीकात दोबारा शुरू कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें अमरीकी फ़ौजियों की तफ्तीश के बजाय सिर्फ तालिबान और इस्लामिक स्टेट या ISIS जो है, दाइश, उस पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि तालिबान और दाइश खुरासान के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात का फैसला अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त की रोशनी में किया गया है। चूँकि तालिबान ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाल लिया है, ऐसे में उनकी हुकूमत के तहत जंगी जराइम की किसी आज़ादाना तहकीकात की तवक्को ही नहीं है। यानी तालिबान की इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ हुकूमत है उनकी, और अमेरिका की इसलिए नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत है और हम उनके ज़ेरे कंट्रोल काम कर रहे हैं। ये तो साफ बात है ना। मुल्क के अंदर दुरुस्त और मौसर तफ्तीश का कोई इम्कान नहीं है। जंगी जराइम की तफ्तीश क्यों रोक दी गई थी, ये भी सवाल है। आलमी फौजदारी अदालत ने अफगानिस्तान में मुबैना जंगी जराइम की तफ्तीश 15 बरस कबल शुरू की थी। गुज़िश्ता बरस इसने जंगी जराइम के हवाले से मुकम्मल तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया था।
लेकिन अफगान हुकूमत ने यह कहते हुए तहकीकात रुकवा दी थी कि वो खुद ही इसकी तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिका तफ्तीश से मुस्तस्ना करार दिया गया। करीम खान का कहना है कि आईसीसी के महदूद वसाइल की वजह से तफ्तीश का दायरा कार सिर्फ तालिबान और दाइश के जराम तक महदूद रखा जाएगा। मैंने अफगानिस्तान में अपने दफ्तर को हदायत की है कि वो तहकीकात में मुबैना तौर पर तालिबान और दाइश के जराइम पर तवज्जो को मरकूज रखते हुए तफ्तीश के दीगर पहलुओं को बिल्कुल तरजीह ना दें। उनका कहना था कि तालिबान और दाइश की जानिब से किए गए मुबैना जराइम की नौइयत और ये जिस सतह पर अंजाम दिए गए हैं, इसकी वजह से ये फैसला किया गया है और हम काबिल एतमाद मुकदमात बनाना चाहते हैं। अब अगर आप फ़र्क को देखें, तालिबान आम माफ़ी का ऐलान कर रहे थे, ख़वातीन गाड़ी चला रही हैं, ख़वातीन स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही हैं, कोई नहीं रोक रहा। मर्द हज़रात शेव करवाना चाहते हैं, शेव करवा रहे हैं, दाढ़ी रखना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है। ये सारी चीज़ें जिन पे शक किया जा रहा था वो सब कुछ तालिबान ने नहीं किया। हाँ, कुछ इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जिनका वो ख्याल रखते हैं, लेकिन जिनके ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों या जिनके ऊपर जंगी जराइम के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन्होंने जंगी जराइम नहीं किए। हत्ता कि अमेरिका से मुआहदे के बाद उन्होंने एक भी अमरीकी को गुज़िश्ता 1.5 साल में नहीं मारा, जबकि अमेरिकन ने कितने तालिबान को मारा मुआहदे के बावजूद, वो भी रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत सारों को मारा, ड्रोन्स में मारा, फ़िज़ाई हमलों में मारा और मारते चले गए। अब फाइनली जो इन्होंने किया था, इसमें 13 अमरीकी फ़ौजी जब हलाक हो गए दाइश के हमले के बाद और 100 से ज़ायद अफ़गान शहरी मारे गए थे। अब उसके बाद जब अमेरिका ने फिर ड्रोन किया तो उसके अंदर फिर उन्होंने निहत्ते शहरियों को और बच्चों को मार दिया, तो उनके खिलाफ जंगी जराइम का कोई मुकदमा नहीं बनाया जाता। आईसीसी के फैसले की नुक्ताचीनी हो रही है पूरी दुनिया में। इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों ने अफगानिस्तान में अमेरिका की मुबैना जंगी जराइम को तहकीकात से अलग रखने के लिए आईसीसी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है और मुतनब्बा किया है कि इस फैसले से अमेरिका को जराइम से माफ़ी मिल सकती है। नए चीफ प्रोसिक्यूटर अपनी 9 साला मुद्दत का आगाज़ एक गलत तरीके से कर रहे हैं। अमेरिका की मुबैना जंगी जराइम की तफ्तीश ना करने के फैसले से गलत पैगाम जाएगा और दीगर जंगी मुजरिम भी खुद को मुतमईन समझेंगे। यानी भारत भी ये समझेगा जो मर्जी करे कश्मीर में, वहाँ मुश्तरका कब्रें मिल रही हैं, एक एक कब्र में 17 लोग जो हैं उनकी लाशें मिल रही हैं और इससे ज़्यादा लोगों की लाशें भी मिल रही हैं। हज़ारों कब्रें ऐसी जो हैं वो मिल रही हैं मकबूजा कश्मीर में, और वो भी बरी हो जाएंगे। फिर जो इसराइल ने जंगी जराइम किए हैं, जो फ़लस्तीनियों के ऊपर गज़ा के ऊपर अटैक किया है, वो भी बरी हो जाएंगे। फिर इस तरह दुनिया में जहाँ जहाँ जो भी जुल्म करता है फिर कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। मेरे ख्याल में तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि ऐसे इदारों को न्यूट्रल रहते हुए तमाम जंगी जराइम की तहकीकात करनी चाहिए और जो जो जंगी जराइम में मुलव्वस हो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो बड़ा मुल्क है या ताकतवर मुल्क है। चीन ने अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाई गई एकतरफा पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। यानी इससे पहले अमेरिका किसी मुल्क पर पाबंदियाँ लगाता था तो कोई दूसरा मुल्क बीच में बोलता नहीं था। रशिया बड़ा अरसा अकेला अमेरिका का ये अताब सहता रहा है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई, चीन फ़ौरन मैदान में आया और सख्ती से उसको मुस्तरद कर दिया। बीजिंग में वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि चीन अमेरिका की तरफ से दूसरे ममालिक पर इंसानी हुकूक के बहाने यकतरफा पाबंदियाँ लगाने को सख्ती से मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक को इख्तलाफात को बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। अमेरिका बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों को यकसर नज़रअंदाज करता है। इस तरह की बालादस्ती और गुंडागर्दी के तरीके अब गैर मकबूल हो चुके हैं, ये नहीं चलेगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि गुंडागर्दी ये लफ्ज़ अब चीन ने अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया है। वक्त बदल गया है। ये वो दुनिया नहीं है जब अमेरिका का हाथी था और हाथी के पाँव में सबका पाँव था। अब वक्त बदल गया है। अब दुनिया में मल्टी पावर्स हैं। रशिया एक बहुत बड़ी पावर है, चाइना एक बहुत बड़ी पावर है, पाकिस्तान खुद एक एटॉमिक पावर है, बेशक हम मईशत में बहुत कमज़ोर हैं। भारत एक बड़ी ताकत है। इसी तरह यूरोप में और अमेरिका में कुछ मुल्क ताकतवर हैं, तो यहाँ एक नया इत्तेहाद भी बन रहा है जिसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना, दुनिया 2 बहुत बड़े हिस्सों में डिवाइड हो गई है। और वो नज़र आ रहा है कि खाली ताकत अब उनके पास नहीं रही जिन्होंने लगभग 100 साल या इससे ज़्यादा ताकत को इंजॉय किया है। और अमेरिका जो इंसानी हकूक़ की बात करता है, बार बार बात करता है, उस अमेरिका की एक मैं रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ। ये रिपोर्ट फ्रांस 24 में छपी है, फ्रांसीसी अखबार है, वहाँ पे छपी है। वो ये बता रहे हैं कि अमरीकी तहकीकाती इदारे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, यानी FBI इसको हम कहते हैं सादा ज़बान में, अमेरिका में 2019 के मुकाबले में 2020 में कत्ल के वाक़यात में 30% इजाफा हुआ।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता साल 21,500 कत्ल हुए। पिछले साल कत्ल के वाक़यात की तादाद में जो जून से बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और कई रियासतों के अंदर बहुत ज़्यादा कत्लों की शरह बढ़ गई है। लोग ज़्यादा असला ख़रीद रहे हैं। ये तो जी अमेरिका है जो इंसानी हकूक़ की बात करता है, यानी उनके ममालिक के अंदर रोज़ कत्ल हो रहे हैं, रोज़ ज़्यादती हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक छोटा सा वाक़या हो जाए, फ़ौरन डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाते हैं, फ़ौरन उनको अवार्ड भी देते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान उंगली लगाए खातून को तो ये रेप हो जाता है। इंडिया में औरतों को दरख्तों से लटका के उल्टा उनको डंडों के साथ मारा जाए तो कुछ भी नहीं होता। बल्कि यूरोपीय ममालिक में वीडियो देख रहा था कि पुलिस वाला गला दबा दबा के औरतों को मार रहा है, ज़मीन पर लटा लटा के ठुड्डों से मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बोले नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये दोहरा मेयार है, ये आपके सामने मैंने इस वीडियो में रख दिया है। एक और ख़बर बताता हूँ, पाकिस्तान और चाइना का झंडा खला में गया था दोस्ती की एक मिसाल के तौर पे। यानी पाकिस्तान और चीन ने अपनी दोस्ती का सबूत देने के लिए और उसको मज़ीद गहरा करने के लिए अलामती तौर पे पाकिस्तान का और चीन का एक झंडा खला में भेजा था। वो झंडे खला से वापस आ गए हैं और उनका वो ट्रैवल मुकम्मल हो गया है। इसकी एक तकरीब भी हुई छोटी सी। तो ये दोस्ती का एक छोटा सा नमूना था। ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।